हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 14 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 84 टॉपिक हम प्रीवियस 13 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में। देन हम चर्चा करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, जानेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में, एक स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को अभी लॉन्च किया गया है, तो जानेंगे इसके बारे में। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का माध्यम तैयार करना जो कि फोस्टर कर सके कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी को इन द शिपिंग सेक्टर्स। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये एक्ट करेगा टेक्नोलॉजिकल आर्म के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो फ्रेमवर्क है सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत उसके अंतर्गत ये काम करेगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका उद्देश्य है कि ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का माध्यम तैयार करना जो कि ग्रीन शिपिंग को प्रमोट कर सके और फोस्टर कर सके कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी को इन शिपिंग सेक्टर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक टेक्नोलॉजिकल आर्म के रूप में काम करेगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क है सागरमाला प्रोग्राम का, उसके अंतर्गत ये काम करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग अभी लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी माध्यम तैयार करना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाना जो कि ग्रीन शिपिंग और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी को फोस्टर कर सके इन शिपिंग सेक्टर। इसके अलावा जो ग्रीन शिपिंग का मतलब ये होता है कि जब इसमें जो पीपल और जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट है वह कम से कम मिनिमम सोर्सेज पे किया जा सके या मिनिमम एनर्जी इसके अंतर्गत पॉसिबल हो सके उतनी ही मिनिमम इसमें यूज की जाए, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम बात करें जो शिपिंग सेक्टर में मेन सोर्स ऑफ CO2 इमिशन के, तो जो इसमें फॉसल फ्यूल्स का जो बर्न होता है उस वह एक सोर्स है। साथ ही साथ जो ऑक्सिलरी इंजन्स और बॉयलर्स और जो इंसिनरेटर जो होते हैं उसके अंतर्गत जो फॉसल फ्यूल्स का जो बर्न होता है उसके कारण से ये मेन सोर्स है CO2 इमिशंस के इन शिपिंग सेक्टर्स में। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो ये एम्पावर करेगा मेक इन इंडिया को इन पोर्ट, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ ये इनेबल करेगा फास्ट ट्रैक इनोवेशंस को इन सेक्टर्स के अंतर्गत। साथ ही साथ एक ये पूल बनाएगा मैन पावर्स का इन फॉर दिस इंडस्ट्रीज, और प्रयास करेगा कि इस जो सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी अटायर की जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके थ्रू अ साइंटिफिक स्टडी टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग टेक्निकल आर्म के रूप में। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो ये एक्ट करेगा एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत। साथ ही साथ ये वर्क करेगा अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ जो सागरमाला प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत। अगर हम बात करें UN शिपिंग एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि वे रिड्यूस कर सके ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को फ्रॉम शिप्स के जरिए 50% 2008 के लेवल से 2050 तक। तो 2050 तक 50% CO2 इमिशंस को रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अगर हम बात करें सागरमाला प्रोग्राम की, तो सागरमाला प्रोग्राम अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2015 में, जिसका उद्देश्य है कि हॉलिस्टिक जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना, क्योंकि हमारी जो कोस्टल लाइन है 7516 किलोमीटर की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको मैकेनाइज करना, उसका कंप्यूटराइजेशन करना।
अगर हम बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट के विजन की, तो इसका विजन है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक ट्रेड है, और इसमें मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये अचीव किया जा सके। अगर हम बात करें सागरमाला, ये बूस्ट करेगा इंडिया के जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है, ये 2025 तक इसने लक्ष्य रखा है कि जो 110 बिलियन डॉलर तक मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने का इसका लक्ष्य है। साथ ही लगभग एस्टिमेट है कि लगभग 10 मिलियन न्यू जॉब्स इससे क्रिएट होंगी बाय द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसमें 10 मिलियन आपकी टोटल होंगी, जिसमें से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से होंगी आपकी 4 मिलियन, और बाकी 6 मिलियन जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम है सागरमाला सी प्लेन सर्विस, जो कि एक तरीके से एयरलाइन ऑपरेटर्स के लिए सी के अंतर्गत सी प्लेन का इसके माध्यम से संचालन किया जा सकेगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एनसीपीसीआर है इसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो कमीशन है इसको चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स रहते हैं, इसमें से एटलीस्ट 2 वुमेन्स होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये ऑल ऑफ देम जो अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें आपका चेयरपर्सन और जो 6 मेंबर्स हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो एनसीपीसीआर है सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत, यानी कि सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कमीशन है, इसका एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं, और इसमें से 2 एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ऑल ऑफ देम, जिसमें आपका 1+6 जो मेंबर्स हैं वह अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर 5 ईयर्स। तो ये 5 ईयर्स के लिए नहीं, बल्कि ये 3 ईयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर है D12 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। इसमें एनसीपीसीआर लॉन्च किया है उसने ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटीज होते हैं उनके लिए, एंड प्रोटोकॉल्स फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अगर हम बात करें इस मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव की, तो ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्हेंस करेगा फंक्शनल नॉलेज, साथ ही साथ इम्प्रूव करेगा रेलिवेंट स्किल्स ऑफ मेंबर्स को और चेयरपर्सन के लिए। इसके अलावा जो चेयरपर्सन ऑफ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है डिलीवर कर पाएगा इफेक्टिव एंड टाइमली सर्विस फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो एक प्राइमरी बॉडी है फॉर एड्रेसिंग द इशू रिलेटेड टू द चिल्ड्रन से संबंधित जो भी इश्यूज होते हैं उनको उनसे संबंधित इशू को सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, उसके अंतर्गत ये मैंडेटरी किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, तो ये एक्ट है फैसिलिटेटर है और चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित रिलेटेड एक्टिविटी के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ ये प्रोटोकॉल है जो रिपेटेशंस एंड रिस्टोरेशन। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ये है कि जो चैलेंजेस आते हैं अथॉरिटीज़ के ऊपर कि ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का इनमें लैक ऑफ शेयरिंग होती है, साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन के बारे में इनका कन्वर्जेंस कम होता है, तो इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए इस प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ये भी निर्धारित किया गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं उनको अपने परिवार के पास वापस भेजा जाए, उनकी फैमिलीज के पास, उनकी रिलेटिव्स के पास। इसके अलावा एक घर पोर्टल भी है जिसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। ये एक पोर्टल है फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपेटरेशन ऑफ चाइल्ड के लिए, जो कि इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें घर के फीचर्स की, तो इसके अंतर्गत डिजिटल ट्रैकिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है चिल्ड्रन की जो कि रिपेट्रिएट किया गया है या भेजा गया है अनदर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उसके अंतर्गत कंसर्न चिल्ड्रन के लिए इसके अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफ़र
किए जाते हैं इन केसेस को। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो एनसीपीसीआर के बारे में, तो इसको सेटअप किया गया था 2007 में अंडर द जो सीपीसीआर एक्ट है 2005 का, उसके अंतर्गत ये वर्क करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन है 0 से 18 साल तक की जो उसकी एज होती है उसको चाइल्ड कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें इस कमीशन की, तो इसका जो इंश्योर करता है ऑल लॉस और जो पॉलिसीज जो प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है जो कि चाइल्ड राइट से संबंधित है इन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ जो यूएन कन्वेंशन टू द राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसके अंतर्गत, तो उनको ये इंश्योर करने का ये प्रयास करता है। अगर हम बात करें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में, इसके अंतर्गत एनसीपीसीआर भी कई कार्रवाई कर सकता है, जिसके अंतर्गत ये इंक्वायर कर सकता है किसी भी कंप्लेंट आती है राइट टू एजुकेशन से संबंधित और इससे वायलेशन ऑफ द लॉ से संबंधित, तो इसको ये इंक्वायर कर सकता है। साथ ही साथ इसको समन भी कर सकता है इंडिविजुअल को कि वह एविडेंस इसके डिमांड कर सकता है उस व्यक्ति से जिसने इस लॉ का वायलेशन किया है। साथ ही साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी ये कोशिश कर सकता है। इससे संबंधित जो रिट पिटीशन है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है फरियादी की तरफ से। इसके अलावा ये गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसके पास अप्रोच कर सकता है कि ऑफेंडर जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। साथ ही साथ रिकमेंड कर सकता है इंटरिम रिलीफ फॉर दोज जो कि इफेक्ट हुआ है इस लॉ के वायलेशन के कारण। अगर हम बात करें एनसीपीसीआर के कंपोजिशन की, तो इस कमीशन के अंतर्गत एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं, और इस 6 मेंबर्स में से 2 एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। अगर हम बात करें ये जो सभी हैं 1+6 है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 3 इयर्स। इसके अलावा इनकी जो मैक्सिमम एज ऑफ द सर्विस है वह कमीशन में अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो ये 65 ईयर्स फॉर चेयरमैन है और 60 ईयर्स फॉर अदर मेंबर्स के लिए ये एज निर्धारित की गई है। साथ ही अगर हम बात करें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो एज पर द सेक्शन ऑफ 27 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रूप में जाना जाता है, उसके अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को स्थापित किया गया है। और इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह बाध्यता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया जाए। साथ ही साथ इस एक्ट से संबंधित इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी इसमें डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, इस कमेटी के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, तो इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, और इसके अंतर्गत वह मेंबर्स या चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो 4 मेंबर्स होते हैं उसमें से एक एटलीस्ट एक वुमेन होना आवश्यक है। साथ ही इसके अंतर्गत जो मेंबर के अंतर्गत एक एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जो कि चिल्ड्रन से संबंधित जो मैटर्स हैं उससे कंसर्न रखता हो। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो एनसीपीसीआर की जो हमने बात की थी उसके अंतर्गत 1+6 का प्रावधान था, जबकि जो आपकी चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उसके अंतर्गत 1+4 का प्रावधान है। इसमें से एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, जबकि एनसीपीसीआर में एटलीस्ट 2 वुमेन इसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की फॉर चेयरपर्सन और अदर जो मेंबर्स की, तो इसका जो चेयरपर्सन है और जो अदर मेंबर्स हैं ये 35 ईयर से ऊपर होने चाहिए और उन्हें मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद चिल्ड्रन, साथ ही साथ उनकी फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्टिविटी से संबंधित। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एनसीपीसीआर से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एफपीओ मार्क है वह मैंडेटरी है ऑल जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया के अंतर्गत बेचे जाते हैं, जैसे कि आपके पैकेज फ्रूट बेवरेजेस या फ्रूट जैम्स आदि। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आईएसआई जो मार्क है यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बीआईएस है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि एफपीओ जो मार्क है मैंडेटरी है ऑल जो प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं इंडिया के अंतर्गत बेचे जाते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होता है।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ISI जो मार्क है वह एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ये इसको स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 2 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है रिलीज किया है एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर 2022 के लिए। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान की तो ये प्रपोज करता है इस तरीके के एक्शंस जो कि BIS को फुलफिल करने हैं, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। ये डिलीवर करेगा स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इन एफिशिएंट और टाइमली मैनर में। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेशन की तो ये इम्प्लाई करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है वह सर्टेन क्वालिटीज़ को मैच करना चाहिए। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान के बारे में, इसके की फीचर्स के बारे में, तो इसका जो स्पेसिफिक फोकस है कि डेवलप करना और जो अपडेट करना स्टैंडर्ड्स को विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया का जो कमिटमेंट है UN SDG 230 के अंतर्गत एंड पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उसको जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपडेट करना। साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रपोजल है कि इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर, IT सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आपके मेटावर्स और साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स को इसके अंतर्गत BIS के अंतर्गत इसको शामिल करना। साथ ही साथ जो की सब्जेक्ट एरियाज़ हैं जो कि BIS के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएं, जिसमें आपके एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और अर्बन डेवलपमेंट, साथ ही साथ टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्टेशन इसके अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। अगर हम बात करें इसके इस ज़रूरत क्या है इसके स्टैंडर्डाइजेशन की, तो ये फैसिलिटेट करेगा फ्री मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। साथ ही साथ ये प्रमोट करेगा जो ट्रस्ट है डिजिटल एंड डाटा ड्रिवन जो इकोनॉमी है उसके अंतर्गत, और इंश्योर करेगा इंटरऑपरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। साथ ही साथ ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो असिस्ट करेगा बिल्डिंग जो मार्केट जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने का ये प्रयास करेगा। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन करने से फ़ायदा यह होगा जैसे कि यूरोपियन कंट्री जो हमारे प्रोडक्ट पर एक नॉन टैरिफ बैरियर लगा देती हैं, तो उस जो स्टैंडर्ड्स की वह उनके मानकों को फुलफिल नहीं करते, तो अगर हम इन मानकों को अगर इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग इनको तैयार कर लेंगे तो इस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स यूरोपियन जो कंट्री हम पर लगाती हैं उस तरीके के वह बैरियर नहीं लगा पाएंगे। अगर हम बात करें जो BIS की, तो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, स्टैंडर्डाइजेशंस और मेकिंग जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है गुड्स का उसके लिए, और इसको जो स्टैट्यूटरी बैकिंग की गई है वो BIS एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको बैकिंग की दी गई है। साथ ही इंडिया के अंतर्गत कुछ मार्क दिए जाते हैं जैसे कि ISI मार्क, ये यूज किया जाता है फॉर स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए, और ये ज़रूरी है फॉर सम प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो वॉलंटरी फॉर अदर्स, इसको सर्टिफाइड किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत। तो इसको जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए तो ये कंपलसरी है, लेकिन अगर अदर्स के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए ये वॉलंटरी होता है, और दिया किसके द्वारा दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये दिया जाता है। अगर हम बात करें एग मार्क की, तो ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसको इशू किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें FPO मार्क की, तो ये जो मैंडेटरी है, जो प्रोसेस्ड जो फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं इंडिया के अंतर्गत जो बेचे जाते हैं उसके लिए ये अनिवार्य है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जैसे कि आपका पैकेज्ड फ्रूट बेवरेजेस या फ्रूट जैम्स हो गए, वह इसके अंतर्गत इसको देना अनिवार्य है, और ये इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। अगर हम बात करें BIS हॉलमार्क की, तो जो आपकी जो ज्वेलरी या जो गोल्ड एंड सिल्वर जो ज्वेलरी होती हैं उनके लिए हॉलमार्क सिस्टम है जो कि सर्टिफाई करता है प्योरिटी ऑफ मेटल्स के लिए। इसको वेरीफाई किया जाता है ज्वेलरी के अंतर्गत जो कि आपकी कंफर्म होती है, जो BIS ने इससे संबंधित जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वह इसकी कंफर्मिटी को बताती है। अगर हम बात करें नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल मार्क भी दिया जाता है, ये मैंडेटरी है सर्टिफिकेशन मार्क फॉर रिक्वायर्ड जो ऑल न्यू मोटर व्हीकल्स हैं जो कि इंडिया में बेचे जाते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो आपकी
इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो आपके ऑर्गेनिक जो फार्म जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चर किया जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत इंडिया में, तो उसको इस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया जाता है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, जो कि इशूड किया जाता है टेस्टिंग सेंटर जो कि अक्रेडिटेड रहते हैं एपिडा के द्वारा। अगर हम बात करें एपिडा की, तो ये आपकी जो एक्सपोर्ट से संबंधित डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक बीआईएस से संबंधित ही एक न्यूज है जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर ने अनवील किया है एक न्यू स्टैंडर्ड्स को, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए है, जो कि आपके जो फेक रिव्यूज़ दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उसको रोकने का ये प्रयास करेगा। जैसे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हैं खरीदने के लिए, तो उसके नीचे आपको कई सारे रिव्यू देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो कई रिव्यू होते हैं इन कंपनी के द्वारा ही फेक तरीके से इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस तरीके के इस खतरे को रोकने के लिए, उसको कर्व करने के लिए इस तरीके के ये स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड्स जो हैं, अभी शुरुआत में इसको वॉलेंट्री रखा गया है, आगे चलकर इसको मैंडेटरी किया जाएगा। अगर हम बात करें फेक एंड मिसलीडिंग जो रिव्यू होते हैं इस तरीके के, तो वह वायलेट करते हैं कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 के अंतर्गत। तो उनके जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसको वायलेट करने के ये प्रयास करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अंडर दिस जो एलिजिबल जो फार्मर हैं वह उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जिसमें हर इंस्टॉलमेंट की कीमत होती है 2,000 रुपये। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो एंटायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी जो फार्मर्स हैं उनको पहचान करने की, उनकी फैमिलीज को पहचान करने की, तो वह स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के पास है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इसमें एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको 6,000 पर ईयर्स दिए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, हर एक 4 महीने पे इसकी एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की इनको दी जाती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो फार्मर्स हैं, बेनिफिशियरी जो फार्मर्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको आइडेंटिफाई, उनको पहचान करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वह स्टेट और यूटी गवर्नमेंट को दी गई है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रही। अभी इसके अंतर्गत ये बताया गया कि इसके अंतर्गत जो पीएम किसान है उसके अंतर्गत अभी 10 करोड़ फार्मर्स को इसको बेनिफिशियरी के रूप में इसको इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है। अगर हम बात करें पीएम किसान की, तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, जो फार्मर्स की जो सप्लीमेंट जो नीड्स हैं जो फार्मर्स की उसको फुलफिल करने के लिए ये राशि दी जा रही है। अगर हम बात करें एक लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इन द वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत जो एलिजिबल जो फार्मर्स होते हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट के द्वारा उनकी पहचान की जाती है, तो इनके अंतर्गत उनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 की जो राशि है वह 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है हर साल, जिससे कि भी उनकी जो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो नीड है या जो खर्चे हैं या उनकी जो घरेलू जो ज़रूरतें हैं उनको इसके द्वारा पूरा की जा सके। साथ ही इसमें जो एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन फार्मर्स को बेनिफिशियरीज को पहचान करने की, तो वह किसके पास है, वह स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो सिचुएटेड है कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये सिचुएटेड है बेकॉम एंड तेंगा रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कामेंग रिवर की। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये सिचुएटेड है ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा,
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरी है कामेंग उस पर स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये सिचुएटेड है बाइकॉम एंड टेंगा रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कामेंग रिवर की, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी बिल्ड किया है 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बिल्ड किया गया है नैपको लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक मिनी रत्ना पावर पीएसयू है। ये कामेंग रिवर पर स्थित है और जो कामेंग रिवर है ये ओरिजिनेट होती है तमांग डिस्ट्रिक्ट से। ये एक वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो फ्लो होती है अरुणाचल प्रदेश और आसाम से। अगर हम बात करें, ये फॉर्म करती है बाउंड्री बिटवीन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बीच में। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये एक रन ऑफ द रिवर स्कीम प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो इसका फ्लो है बाइकॉम एंड टेंगा रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर कामेंग की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो बिकॉम और जो आपकी टेंगा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है कामेंग रिवर की। साथ ही साथ इसके जो 2 डैम्स इस पर बनाए गए हैं बेकॉम एंड टेंगा, जो कि जनरेट करेगी 3353 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल में। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो टरबाइन है वे बेस्ट कामेंग पे लगाए गए हैं, और इसके जो 2 डैम्स हैं जिसके अंतर्गत जो बाइकॉम और टेंगा रिवर पर बने हुए हैं, इनके थ्रू इसको रन ऑफ रिवर के रूप में इसको ये टरबाइन को संचालित करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरन आइलैंड के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बेरन आइलैंड है एक वन एंड ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको फर्स्ट जो एक्टिव हुआ था वह 1787 में हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि मोस्ट रिसेंट इसका इरप्शन था वो स्टार्ट हुआ था सितंबर 2018 में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो बेरन आइलैंड है एक वन एंड ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फर्स्ट जो एक्टिव हुआ था 1787 में हुआ था, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। और जो अभी मोस्ट रिसेंट इसका इरप्शन हुआ था वह सितंबर 2018 में हुआ था, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो एक्टिव वोल्केनो जो कि बेरन आइलैंड में स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड पर, जिसको अभी क्लोजली वॉच किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि ये अभी जो इरप्शंस के साइन दिखा रहा है। अगर हम बात करें, जो मॉनिटरिंग है ये की जा रही है नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा, यानी कि इनकोइस के द्वारा। अगर हम बात करें बेरन आइलैंड की, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये वन एंड ओनली कंफर्म जो एक्टिव वोल्केनो है जो साउथ एशिया का, और जो कि फर्स्ट ये एक्टिव हुआ था 1787 में, और इसका जो मोस्ट रिसेंट जो इरप्शन हुआ था वह हुआ था सितंबर 2018 में। अगर हम बात करें इनकोइस की, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि इनकोइस एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लोकेटेड है हैदराबाद में। साथ ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बेरन आइलैंड से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।